नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो हम मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसमें आज चौथी क्लास है। लेकिन मैं सबसे पहले कल की क्लास के कुछ पॉइंट रह गए थे, मैं वो एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद फिर आज हम अगली डायनेस्टी पढ़ेंगे। खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, वो फिर आज हम शुरू करते हैं। पहले ये 2-3 चीज़ हैं छोटी छोटी सी, फटाफट देख लेते हैं। और आज वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं तुगलक डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। तो क्वेश्चंस भी थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि उनके जो फिरोज शाह तुगलक है और मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके कार्य कुछ ज़्यादा हैं। तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे, कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म कर लें। तो देखिए, कल की चीज़ में थोड़ा सा रह गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ काम बताने में भूल गया था, कल मिस हो गए थे, वो हम देख लेते हैं। एक तो इसने काम किया था कि इसने मजदूरों को ना वेतन देना शुरू करा था कैश में। इससे पहले क्या होता था, मजदूरों को इक्ता सिस्टम चलता था। इक्ता सिस्टम मतलब मैंने बताया था कि उनको ज़मीन दे देते थे और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, कि अब जिससे जो भी इनकम होगी वो सैनिकों की होती थी। लेकिन इसने उसको ख़त्म किया क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी आर्मी रखनी थी, इसलिए। दूसरा काम इसने किया था, इसने जो ये मजदूर नहीं, ये सैनिक बोलो, ये मजदूर नहीं, ये आएगा यहाँ पर सैनिक, ठीक है, जो सैनिक थे। और इसने सैनिकों का हुलिया भी बनवाया था। हुलिया मतलब उनकी ड्रेस, एक तरह से यूनिफॉर्म, ठीक है, ताकि अपने सैनिकों की पहचान कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने जो किया था वो था घोड़े दागने की प्रथा। घोड़े दागने की प्रथा मतलब घोड़ों को कोई भी निशान डाल दो ताकि अपने घोड़ों की पहचान हो सके, कोई इनके घोड़ों को ले ना सके, इनके घोड़े कहीं चले ना जाए, इसलिए। तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट कार्य हैं, तो ये आप याद रख लेना, कल बताने भूल गया था। तो अब हम शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसने जो करा था ना, उस जो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक था मुबारक शाह तुगलक, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। उसके बाद एक आया था खुसरो करके, वो 2-3 महीने ही रहा था, ठीक है। उसको तो गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक था कौन? ये अलाउद्दीन की आर्मी का एक जनरल था, अलाउद्दीन की आर्मी का जनरल, ठीक है, आर्मी जनरल था एक ये, ठीक है। तो ये शासक बना था फिर। और इसका दूसरा नाम एक गाजी मलिक भी था। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का गवर्नर कौन था? तो यही था गयासुद्दीन तुगलक। दीपालपुर का गवर्नर गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और गाजी तुगलक के नाम से, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी तुगलक के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी तुगलक, ठीक है। गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक एक ही बात है, या गाजी मलिक भी कह लो इसको, अभी बताया था ना, गाजी मलिक, गाजी मलिक भी कहते थे हम इसको। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कर लेना। डिस्कशन हिंदी में रहेगा, जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। अगला है, सरकारी कर्मचारियों को राजस्व में किसी भी हिस्से के साथ नहीं, ये आएगा के बिना, किसी भी हिस्से के बिना। तो सीधा सीधा क्या है, इसने सीधा सीधा क्या करा था कि इसने क्या काम करा, उनको जागीर दे दी कि भाई इससे आप अपनी इनकम जो भी होगी वो ले लो, इस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन उसने रेवेन्यू में कोई हिस्सा नहीं दिया, मतलब सैलरी वगैरह कुछ नहीं दी थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन जो इसके सैनिक थे उसमें इसने उल्टा किया था, उसमें इसने उनको जो इक्ता में जो ज़मीन देते थे वो ना देकर इसने उनको कैश देना शुरू कर दिया था। नहीं, वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, सॉरी माफ़ करना, वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, इसने वापस ऐसा ही कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के समय किसानों से कितना हिस्सा वसूला जाता था? ये 1/3 से 1/5, किसका? प्रोड्यूस का, जो भी हम प्रोड्यूस करते थे किसान जो भी, उसका 1/3 से 1/5 तक ये वसूलता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान और शिक्षित शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, छोटी क्लासों में भी। इसे हम बोलते थे, इसे बोला जाता है पढ़ा लिखा गंवार, पढ़ा लिखा गंवार। अब पढ़ा लिखा गंवार क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको किताबी ज्ञान तो बहुत था, ठीक है। ये एस्ट्रोनॉमी में और मेडिसिन में, उन सब में बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। वैसे सबसे ज़्यादा पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्वान था, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो नॉलेज होती है ना, वो इसको नहीं थी। ये करता तो अच्छे के लिए था, और ये भी कह सकते हैं कि इसका थोड़ा नसीब ख़राब था। हम इसके काम देखेंगे तो धीरे धीरे आप भी समझ जाओगे कि इसे क्यों पढ़ा लिखा गंवार कहते थे। आगे हम थोड़ा थोड़ा इसके काम देखेंगे। आगे चलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दीवान अमीर को ही क्या था?
तो दीवाने अमीर कोही क्या था, एक कृषि विभाग था, एक अकेला यही था जो इसका बहुत अच्छा काम था और सबने इसकी सराहना करी, बाकी तो सब इसके ऐसे ही थे काम। तो इसने क्या काम करा, इसने कहा कि हम जो भी बंजर भूमि है ना, हम उसको भी खेती में लाएंगे। तो इसने इसके लिए एक अलग से विभाग बना दिया था जिसका नाम रखा था कृषि विभाग, दीवाने अमीर कोही, दीवाने अमीर कोही। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, दीवाने अमीर कोही। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस शहर में स्थानांतरित की? इसने स्थित कर दी दौलताबाद में। ठीक है, अब दौलताबाद का दूसरा नाम देवगिरी भी था, देवगिरी। ठीक है, दूसरा नाम दौलताबाद का देवगिरी भी था। अब इसने शिफ्ट क्यों करी थी ये दौलताबाद? तो एक तो कई कारण इसके पीछे बताए जाते हैं। एक तो ये बताया जाता है कि ये अपने एम्पायर के सेंटर में अपनी राजधानी बनाना चाहता था ताकि ये पूरे में कंट्रोल कर सके। ठीक है, दूसरा इसका डर था कि मंगोलों का आक्रमण होता रहता था नॉर्दर्न रीजन में, तो ये उस आक्रमण से बचने के लिए भी जाना चाहता था वहाँ पर। और एक रीजन और बताते हैं इतिहासकार कि इसको ना बहुत गंदी भाषा वाले पत्र मिलते थे, जो भी इसकी जनता लिखती हो या जो भी लिखता हो, तो ये उनको भी इग्नोर करके वहाँ से बचना चाहता था कि यहाँ से मैं राजधानी शिफ्ट कर लूँगा तो इनको अकल आ जाएगी। तो इस बात के लिए भी ये राजधानी शिफ्ट करी थी इसने। लेकिन वही है कि इसने राजधानी पहले शिफ्ट करी, फिर वहाँ पर इसको लगा नहीं कि नहीं सही नहीं है, तो फिर बोला चलो जी वापस दिल्ली चलते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा जो लोग कुछों का काम ऐसा होता है ना कि राजधानी के आसपास ही काम कर सकते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा उठाना पड़ा। तो ये भी इसकी एक विफल योजना थी, बहुत ज़्यादा बड़ी विफल योजना थी। आगे चलते हैं। दौलताबाद के अन्य नाम ये रहा, दौलताबाद के एक तो है देवगिरी नाम है और दूसरा नाम है कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम से कुछ याद आ रहा है क्या था? कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद भी थी जो 2.5 दिन के झोपड़ा बनाया था ना, एक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद थी। किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक मस्जिद भी थी ये। ठीक है, तो हम ऐसे रिवाइज भी करते चलेंगे कुछ पॉइंट को जो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार रिवाइज करेंगे तभी बैठते हैं, एक बार में जी के कभी भी याद नहीं होती। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कौन सा वाक्य अंकित करा था? इसने भी सिक्कों पर एक वाक्य अंकित कराया था। इसने कराया था अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इसका मतलब था सुल्तान ईश्वर की छाया है। और इस पर एक चीज़ और करवाई थी कि अल्लाह सुल्तान की मदद करता है, इसने ये भी लिखवाया था अपने सिक्कों पर। चलिए चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सोने के सिक्कों का क्या नाम था? इस सोने के सिक्कों का नाम था दीनार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीनार। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के सिक्के किस धातु के बने होते थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब ज़्यादा बार नहीं आया, लेकिन इसके आजकल जैसे ट्रेंड बनना है ना एग्ज़ाम में, तो इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये है तांबा। तांबा हम क्या बोलते हैं? कॉपर। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखा हुआ भी है कॉपर। ठीक है, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा इसने क्या चलाई? जैसे आज के टाइम पर भी हमारा क्या है, जैसे हमारे ये होते हैं ना सिक्के, ये सांकेतिक सिक्के ही होते हैं, जितनी इनकी वैल्यू है एक। तो इसने क्या करा था कि सोने के सिक्के ना चलाकर इसने सोचा कि मैं सोने को बचाकर अपनी सेना को बढ़ाने में और अपने राजकोष को बढ़ाऊंगा। इसने उसके लिए एक सांकेतिक मुद्रा चला दी, लेकिन उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो लोगों ने क्या करा, नकली मुद्रा बना ली। ठीक है, फिर इसने बोला कि सांकेतिक मुद्रा में बंद कर रहा हूँ आज से ही, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी उसी तरह से वही बंद कर दी थी इसने। ठीक है, तो लोगों ने क्या करा, जिन्होंने नकली सिक्के बना रखे थे ना, उन्होंने वो देकर और असली चांदी के सिक्के ले लिए। तो ये भी बहुत इसकी विफल योजना रही। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने हिंदू त्यौहार होली में भाग लिया? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये एक बहुत लिबरल शासक था, ये धर्म को बहुत कम मानता था, ये मानता था कि राज्य सही से चलना चाहिए और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने होली में भाग लिया था सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा कि राजा अपने लोगों से और वे अपने राजा से मुक्त हो गए? तो ये बदायूनी, ये सबसे पहले बात तो यही पूछा जाता है कि ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य ये वाला ये कहा था बदायूनी। किसके लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। इसलिए कहा था कि जनता इससे परेशान थी और ये बेचारा जनता के उद्धार करने के लिए लगा रहता था, ये भी परेशान था, तो दोनों को मुक्ति मिल गई। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही भारत आया था इब्न बतूता। ये कहाँ का था? ये इसका ओरिजिन था मोरक्को, ये मोरक्को देश का था। ठीक है, इसने रहला पुस्तक भी इसने लिखी है। ठीक है, ये था मोरक्को देश का। यहाँ लिख लेते हैं एक बार, मोरक्को। एक सेकेंड, मोरक्को का था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? यह भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही आया था, तो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में इसको चाइना में अपना एम्बेसडर बनाकर भेज दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के राजदूत के रूप में किसे चीन भेजा गया? ये रहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजदूत के रूप में इब्न बतूता को ही भेजा था।
ठीक है। और इसने ना इब्न बतूता ने उस समय के पोस्टल सिस्टम के बारे में भी, बहुत डाक विभाग के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी है अपने, जो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है उसमें। किस पुस्तक में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? किताबुल रिहला में। और इसी में इसने बहुत सारी नॉलेज दी है किसके बारे में? पोस्टल डिपार्टमेंट के, पोस्टल सिस्टम, जो इंडिया का पोस्टल सिस्टम था उसके बारे में भी इसने बहुत नॉलेज दी है। आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की भारत की डाक प्रणाली का स्रोत क्या है? ये आगे क्वेश्चन ही बना रखा है ये पूरा। डाक प्रणाली, ठीक है, भारत की डाक प्रणाली का स्रोत क्या है? वो है किताबुल रिहला। आगे चलते हैं। क्या था? हाँ भाई इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक मर गया था 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बना था। फिरोज शाह तुगलक इसका कजिन था, ठीक है, और उसने इसके नाम पर जौनापुर शहर भी बसाया था। रोजगार का कार्यालय किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक को किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। तो इसने एक रोजगार कार्यालय, ये किस लिए करा था रोजगार कार्यालय? ये रोजगारी को ख़त्म करना चाहता था। तो इसने क्या करा था कि जो भी जिसकी जैसी काबिलियत थी उसके अनुसार रोजगार देने के लिए एक ये बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। दीवान खैरात की स्थापना भी इसी ने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात, अब खैरात से यहाँ समझ आ रहा है हमें, खैरात, हाँ और लगा लो इसमें खैरात, ठीक है। दीवान खैरात मतलब क्या है? ये मदद करता था गरीब मुस्लिमों की और विधवाओं की और मुस्लिम लड़कियों की, जो गरीब मुस्लिम लड़कियाँ थी उनकी अरेंज मैरिज में मदद करता था, ठीक है। हु इस्टेब्लिश्ड, ये तो इंग्लिश में है। राजकीय व्यय पर हज की व्यवस्था, ये भारत का ऐसा पहला शासक था जिसने, जो मतलब हज होती है ना, हज मुस्लिम्स में आप जानते होंगे हज होती है, उसका पूरा खर्चा सरकार उठाती थी। ये इसने प्रथा शुरू करी थी। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने करी थी? दार उल सफ़ा क्या था? ये एक हॉस्पिटल था जहाँ पर फ्री इलाज किया था, यहाँ पर अच्छे अच्छे हकीम को इसने बिठाया था, ठीक है। तो ये भी फिरोज शाह तुगलक ने ही करी थी और ये एक निःशुल्क अस्पताल था। दीवाने बंदगान, इसको दासों का बहुत शौक था, उसके लिए इसने क्या बनाया? दीवाने बंदगान। बताया जाता है कि इसके पास 1,80,000 से ज़्यादा, ठीक है, 1,80,000 के आसपास इसके पास दास थे, ठीक है। और ये उन पर स्पेशल ध्यान भी देता, उनको एजुकेट भी करता था ये, उसके लिए इसने स्पेशल विभाग बनाया था दीवाने बंदगान। आगे चलते हैं। हु इस्टेब्लिश दीवाने बंदगान, ये तो इंग्लिश में है। जौनपुर शहर किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये मैंने ये बताया, इसने अपने भाई जौना खां, ये मैं बता देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां, ठीक है। तो उसी के लिए इसने उसी की याद में, अपने भाई की याद में बनवाया था, जौना खां की याद में। ये किसका नाम था बचपन का? मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना खां। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मुख्य वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट, ये था मलिक गाजी शाहाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है ये। जो आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट जानते हैं ना, जो बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग बनवाता है, मतलब डिज़ाइन वगैरह रेडी करता है, वो होता है आर्किटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क फिरोज शाह तुगलक का ही नाम आता है। मतलब ऐसा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, मतलब जो पुराने ज़माने की जो बिल्डिंग्स थी, इसके जो पहले शासक थे, इसने उनको रिनोवेट करने का कार्य बहुत ज़्यादा किया था। जैसे हम जानते हैं कि इसने कुतुब मीनार की 5th स्टोरी बनवाई थी, 5वीं मंजिल बनवाई थी कुतुब मीनार की, ठीक है। तो इसने नहरों का भी जीर्णोद्धार कराया था। और लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि एक शासक था सबसे, जिसने 14वीं शताब्दी में नहरों का कार्य अच्छे लेवल पर किया था। वो पहला शासक कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का जो संस्थापक था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क करा था, तो वो इसी ने करा था। तो एग्जाम में देख लेना, जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें टिक करना पड़ेगा। कृषि सुधार के लिए नहरों पर ध्यान केंद्रित करने वाला 14वीं शताब्दी का पहला शासक, ये रहा क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी का पहला शासक कौन था? वो था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। नहरों के सुधार के लिए, कृषि सुधार के लिए नहरों पर ध्यान देने वाला। अगला क्वेश्चन है, दीवाने वजारत की स्थापना किसने की? अब ये दीवाने वजारत क्या है? दीवाने वजारत है, मान लो कोई भी बिल्डिंग बननी है, ठीक है, तो उसका जो भी मॉडल होगा उसमें कितना खर्चा आना है, कैसे कैसे बनेगा, ये पहले दीवाने वजारत एक डिपार्टमेंट बनाया, उसके पास जाता था। जब दीवाने वजारत के जो अधिकारी थे वो अप्रूव कर देंगे, तभी उसके लिए फ़ंड जो है वो होता था, डिसबर्स होता था, ठीक है। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दीवाने वजारत, भवन निर्माण विभाग था दीवाने वजारत। हु इस्टेब्लिश दीवाने वजारत, ये इंग्लिश में हो गया।
सिंचाई पर कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ये फिरोज शाह तुगलक था। इसने कर सिंचाई पर कैसे लगाया था कि जो भी सरकारी नहर बनवाई थी इसने, उनसे जो भी किसान उनसे सिंचाई करता था उस पर ये प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा लेता था, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस। और जो नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको, उनसे ये कुछ नहीं लेता था। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला, फिरोज शाह तुगलक के समय से पहले किसी ने भी जजिया हिंदुओं पर तो लगाया था लेकिन ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। जजिया क्या होता था? ये होता था तीर्थ पर कर, तीर्थ कर। मतलब जो भी हिंदू, जो भी नॉन मुस्लिम जाना चाहते हैं अपने तीर्थ स्थल पर, उन पर कर लगता था, उसे बोलते थे जजिया कर। लेकिन ये पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, बाकी सब पर लगता था। इसने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। हु वाज द फर्स्ट रूलर? ये इंग्लिश में है। अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ, हाँ इसने क्या करा था? अशोक, सम्राट अशोक थे ना, उनके 2 स्तंभ को ये दिल्ली लाया था, मेरठ से और टोपरा से। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने करी थी अनुवाद विभाग की स्थापना। इसका उद्देश्य क्या था? ये चाहता था कि जो भी टेक्स्ट हैं उनको ये ट्रांसलेट कर दे, फारसी से हिंदी में, हिंदी से फारसी में, इन सब में ये ट्रांसलेट करता था ताकि दोनों कम्युनिटी, हिंदी और मुस्लिम के बीच सामंजस्य बन सके। इसके लिए इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय किसने स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की थी? ख्वाजा जहाँ थे एक, तो इन्होंने क्या करा था? जौनपुर को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। क्योंकि ये जो था ना नसीरुद्दीन महमूद, ये कोई तगड़ा शासक नहीं था, ये बहुत कमज़ोर शासक था। ठीक है। तो जब शासक कमज़ोर होता है तो फिर तो भाई आपको पता ही है कि तरह तरह के लोग आते हैं। कमज़ोर शासक यहाँ लिख देते हैं, कमज़ोर शासक। ठीक है। और यह नसीरुद्दीन महमूद के समय किसने पंजाब को स्वतंत्रता, तो पंजाब को स्वतंत्र किसने कराया था? ये कराया था खिजर खान ने। खिजर खान जानते कौन है? इसने ही सैयद वंश की नींव डाली थी। जो तैमूर था ना, जब तैमूर आया, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर अपना एडमिनिस्ट्रेटर बना के गया था खिजर खान को, भारत का, जो भी भारत की टेरिटरी उसने जीती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? किस शासक के दौरान, किस शासक के काल में, ऐसे कर लो, के काल में। ठीक है। किस शासक के काल में? ये क्या था? नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पर ही 1398 में किया था इसने, जिसने जो आक्रमण किया था ना 1398 में किया था आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश कौन सा था? यह है तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कौन सा था? खिलजी, और सबसे बड़ा तुगलक। यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं, एक तो है तैमूर, एक है तैमूचिन। तैमूचिन जो नाम था ना वो था चंगेज खान का, लेकिन ये तैमूचिन नहीं है, ये तैमूर है। ठीक है। ये मंगोल का शासक था। ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये पूरा हो गया। इसमें से कुछ भी बचा होगा तो मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। अब हम इसके बाद सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।